नमस्कार, स्वागत है आपका मनी 9 की खास पेशकश। जी हाँ, बजट के दौरान जैसे जैसे बजट आगे बढ़ रहा था, हम आपको लगातार बता रहे थे कि इसका आपकी जेब पर किस तरीके से असर होगा, लेकिन इन सब के बीच में बाजार मुस्कुरा रहा था। और जैसे बजट खत्म हुआ तो हम देख रहे थे बाजार जो है निफ्टी जो है करीब 18,000 के आसपास तक पहुंचता हुआ दिखाई दिया। लगा कि इस शेयर बाजार ने जो है एक तरीके से वेलकम किया है। लेकिन बजट खत्म होने के कुछ मिनट, कुछ घंटे ही बीते थे, कि घंटे भी नहीं कहेंगे बल्कि 30-35 मिनट के अंदर ही बाजार में एक तेज गिरावट देखने को मिली। और अब हम देख रहे हैं 17,353 का लो लगाया है। और सुबह हम देख रहे थे कि एक तरीके से 17,972 जो है इंट्राडे हाई निफ्टी ने बनाया। क्या आखिर में हुआ ऐसा जिसकी वजह से टूटा बाजार? अदानी के शेयरों में इतनी ज़बरदस्त पिटाई क्यों? 25 से 30% तक की गिरावट, और एक तरीके से कह सकते हैं ब्लड बाथ देखने को मिल रही है अदानी के शेयरों के अंदर। आज की जो गिरावट देखने को मिल रही है, निफ्टी की बात करें तो महज 12 शेयर ऐसे हैं जो कि सकारात्मक हैं, और करीब 37 शेयरों में इस समय गिरावट देखने को मिल रही है। आज हमारे साथ कई सारे खास मेहमान भी हम एक एक करके जुड़ेंगे, और साथ साथ मेरे सहयोगी संदीप ग्रोवर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से वो आपसे लगातार जुड़ते रहे हैं। और पहली टिप्पणी मैं जानना ही चाहूँगा, जब संदीप, जब हम लोग बजट चल रहा था और हम लोग लगातार बैठ करके उसका एनालिसिस कर रहे थे, उसमें हम लोगों को ऐसा लग रहा था कि कि बाजार में कोई बहुत बुरी न्यूज़ नहीं आई है, शायद इसलिए बाजार जो है काफ़ी तेज़ी के साथ रिएक्ट कर रहा है। और जो चीज़ें आई हैं वो थोड़ी पॉजिटिव रही, चाहे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर को लेकर के हो या फिर सेविंग को लेकर के हो। बाकी कैपिटल गेन को लेकर के कुछ खास बड़ा बदलाव नहीं हुआ, तो ये सब चीज़ें लग रही थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि बाजार में कुछ ही मिनटों के अंदर बाजार धराशायी होता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, बजट तो जैसे आपने राइटली हाईलाइट किया भी, बजट तो हमारे लिए अच्छा है। मतलब एक उपभोक्ता के लिए, कंजम्पशन के लिहाज से, खपत के लिहाज से देखें या ग्रोथ के लिहाज से भी देखें, सरकार भी अपना खर्च बढ़ा रही है। उस पर हम बाद में भी डिटेल में बात कर सकते हैं। लेकिन ये जो आज बाजार में एक गिरावट देखने को मिली, जो तेज ऊपरी स्तरों पर हमने मुनाफा वसूली देखी है, उसके पीछे जो बड़ी वजह है, आप अदानी ग्रुप की बात करें, मैं उसे सेंटीमेंट का नाम दूंगा। देखिए, बाजार का सेंटीमेंट खराब था। जो 24 तारीख को हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट जारी करी, तो उसके बाद से हम देख रहे हैं कि लगातार अदानी ग्रुप के शेयरों की पिटाई देखने को मिल रही है। तो उससे बाजार का जो सेंटीमेंट है वो कहीं ना कहीं खराब था। जाहिर सी बात है कि बजट में जो अनाउंसमेंट्स हुए हैं वो कुछ राहत देने वाले हैं। उसमें टैक्स पेयर्स के लिहाज से भी देखें, चाहे वो नई टैक्स रिजीम की बात करें, कुछ अच्छी बातें जरूर सामने आई हैं। लेकिन जो आज खबर आई है खासतौर पे अदानी ग्रुप को लेके, वो काफी चौंकाने वाली, काफी शॉकिंग थी। जैसे बजट की स्पीच खत्म हुई उसके कुछ देर बाद ये ऐसी खबर निकल के सामने आई कि क्रेडिट स्विस, जो कि स्विट्जरलैंड का एक बैंक है, उन्होंने अदानी समूह के जो बॉन्ड्स हैं उनको एज अ सिक्योरिटी, एज अ कोलेट्रल लेने से इनकार कर दिया है। इनके जो प्राइवेट बैंकिंग के ग्राहक होते हैं वो इनको गिरवी रख के लोन नहीं ले सकते हैं, मार्जिन लोन नहीं ले सकते हैं। ये एक बड़ा फैसला है जो कि क्रेडिट स्विस की ओर से लिया गया है, और ये कॉन्टेजियन के तौर पे देखा जा रहा है। मार्केट देखिए इस चीज को सेंस करने की कोशिश कर रहा है कि आखिर ये जो अदानी समूह की हिंडनबर्ग के साथ ये जो पूरी जंग चल रही है, जो लड़ाई चल रही है, कब खत्म होती हुई दिखेगी। अब ये जो एक एक करके नई चीजें इसमें सामने आ रही है, तो बाजार का जो सेंटीमेंट है, बाजार की जो दिक्कतें हैं, वो कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आती है। देखिए, बाजार खुश हुआ था बजट से, लेकिन जैसे ये खबर आई कि क्रेडिट स्विस ने ये ऐलान किया है, उसके बाद से आप देखिए बाजार का जो सेंटीमेंट है एकाएक खराब होता हुआ दिखा। अदानी एंटरप्राइजेस एक समय 10% के निचले सर्किट पे था, जैसे ये खबर आई 15% का निचला सर्किट हो गया, और अब तो आप देखिए 20% का जो सर्किट है वो भी अदानी एंटरप्राइजेस के शेयर में देखने को मिला है। कोई भी शेयर की आप बात कर लीजिए अदानी समूह के, सभी शेयर आपको लाल निशान में नजर आएंगे। इनफैक्ट जिनमें अदानी नहीं भी लगता है, एसीसी, आप अंबुजा की बात करें, एनडीटीवी की बात करें, उनमें भी कहीं ना कहीं लाल निशान के साथ ही कारोबार देखने को मिल रहा है। और इसी गिरावट का असर हम देख रहे हैं बैंकिंग पे भी देखने को मिल रहा है। जिनका एक्सपोजर है, जिसमें आप बैंक ऑफ बड़ौदा देखें, पीएनबी देखें, इनका एक्सपोजर है, एसबीआई का भी है। नीचे है। ये जो बैंकिंग में जो गिरावट देखने को मिल रही है, ये इसी वजह से देखने को मिल रही है कि लोगों को इस बात का डर है कि इनके एनपीएस बढ़ सकते हैं, और इनका एक्सपोजर चूंकि अदानी ग्रुप में है, इसी वजह से ये बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। पहली बात जो बाजार सेंस कर रहा है वो ये है कि जांच जो है, जो छानबीन है इस ग्रुप को लेके, वो कहीं ना कहीं आगे और एग्रावेट हो सकती है, और ज्यादा बढ़ सकती है। इसी का जो डर है, देखिए ये मामला कब खत्म होगा, बाजार उस चीज का इंतजार कर रहा है। बाजार ने जब बजट का अनाउंसमेंट हुआ तो इस चीज को सेंस करने की कोशिश करी, चलिए ठीक है, जो खराब खबरें आ रही है उसको दरकिनार करते हैं, जो अच्छी खबरें हैं उसके ऊपर फोकस करते हैं। लेकिन उसके बाद जो अदानी ग्रुप को लेकर खबरें आ रही हैं, वो सेंटीमेंट सुधरने को तैयार नहीं कर रहे हैं। बाजार का सेंटीमेंट बिगड़ता है, फिर बाकी जो अच्छी खबरें हैं वो भी कहीं ना कहीं एकाएक नदारत होती हुई दिखती हैं, और उसका जो इंपैक्ट आप साफ तौर पर अदानी ग्रीन, अदानी पोर्ट्स और अदानी इलेक्ट्रिसिटी, इनके जो बॉन्ड्स हैं खासतौर पे, इनको क्रेडिट स्विस ने जीरो लेंडिंग वैल्यू दी है। ये जो एक फैसला लिया गया क्रेडिट स्विस की ओर से, ये अपने आप में दर्शाता है कि शायद जो आने वाले समय में कुछ और जो वित्तीय संस्थान हैं, शायद वो भी ऐसा फैसला ले सकते हैं। अगर ये मामला बढ़ता है, जैसे मैंने कहा कि अगर ये कॉन्टेजियन बनता है, आगे और भी ऐसे संस्थान जो हैं इनको ऐसे फैसले लेते हैं, तो जाहिर सी बात है तो शेयर बाजार में तो गिरावट हो ही रही है। बॉन्ड्स को लेकर जो दिक्कतें चल रही हैं, अमेरिका में इनके जो बॉन्ड्स है उसकी वैल्यू लगातार गिर रही है,
अगर इस वित्तीय संस्थान ऐसे फैसले लेते हैं तो जाहिर सी बात है फिर सेंटीमेंट और खराब होता हुआ दिख सकता ये है। और अदानी एंटरप्राइजेस तो निफ्टी का पार्ट भी है, बिल्कुल, तो उसका भी इम्पैक्ट देखो, उसका असर भी बाजार पे देखने को मिल रहा है। और ये महत्वपूर्ण बात आपने कही, क्योंकि जिस जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद ये उम्मीद थी, ये डर था कि इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। क्रेडिट स्विस जैसे एक बड़ी संस्था जब इस तरह का कदम उठाती है तो इस बात की आशंकाएं बढ़ जाती हैं कि मामला शायद बहुत ज़्यादा गंभीर है, और या सिंबॉलिक होती हैं कुछ चीजें। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि मतलब इस बात की आशंकाएं बढ़ जाती हैं। सिंबॉलिक ही है वो कि बाकी जगहों से भी हो सकता है फंडिंग पे रोक लगे। अगर क्रेडिट स्विस से कह रहा है कि हम इसको कोलेट्रल नहीं मानेंगे, तो फिर बाकी संस्थाएं भी हो सकता है, खासतौर से अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा था, करीब 40% ही शायद इंडियन बैंक्स का 23% के आसपास ही है। और आपकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवाल आता हुआ दिख रहा है अभी कि अगर आपकी क्रेडिबिलिटी खराब होती है तो जाहिर सी बात है फिर एक संस्थान के बाद दूसरा संस्थान भी करता हुआ दिखेगा। जैसे जैसे आपकी क्रेडिबिलिटी लूज होती जाएगी, और आपके 7 स्टॉक्स हैं जो कि लिस्टेड हैं, जो कि अदानी के नाम से हैं, 3 स्टॉक और भी हैं, कुल मिलाकर देखा जाए 10 ऐसे स्टॉक है अदानी समूह के जो कि लिस्टेड हैं, और सब में अगर सेंटीमेंट खराब होता हुआ दिखेगा और उसमें 2 स्टॉक अगर इंडेक्स का पार्ट भी है, तो जाहिर सी बात है 20-20% अगर स्टॉक गिरेंगे और उसमें साथ साथ बैंकों के ऊपर भी असर आएगा जिनका एक्सपोजर है, पीएनबी हुआ, बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई हुआ, तो फिर जाहिर सी बात है कॉन्टीजियन इंपैक्ट बन जाता है, जिस वजह से हम देख रहे हैं कि मार्केट का सेंटीमेंट बिगड़ता है। अपने दर्शकों को बता दें कि अरुण मंत्री भी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे भी हम थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि इस समय अदानी के शेयरों में क्या करना चाहिए। अगर आपके पास पहले से थे और जिस तरीके से शेयर टूट रहा है तो अब क्या करना चाहिए, जितना नुकसान हो रहा है उसे बुक कर लें या फिर अभी थोड़ा इंतजार करें, क्या करना चाहिए, क्योंकि इस तरह की पैनिक सेलिंग जो देखने को मिल रही है ज़्यादातर शेयरों में लोअर सर्किट लगता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन उससे पहले जरा हम देख रहे हैं लोअर लेवल से थोड़ी सी रिकवरी निफ्टी के अंदर देखने को मिल रही है। 17,657 का स्तर देखने को मिल रहा है। आज 17,353 का लो लगाने के बाद वहां से थोड़ी बहुत रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है, तो ये एक सकारात्मक बात देखने को मिल रही है। लेकिन क्या कुछ पॉजिटिव रहा आज के बजट में, शेयर बाजार के लिए क्या कुछ निकल करके आया, वो संदीप से बहुत संक्षेप में समझते हैं, फिर अरुण मंत्री जी को जोड़ते हैं। देखिए, खपत और जो पूंजीगत खर्च की बात की गई है सरकार की ओर से बजट में, ये 2 बड़े फैक्टर्स हैं जिसको बाजार ने काफ़ी पॉजिटिवली लिया है। और जैसे ही ये टैक्स को लेकर जो अनाउंसमेंट हुआ था, नए रिजीम को लेकर, जो 7 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, जो पहले 5 लाख रुपए थी, इसके बाद आप देखिए बाजार में एकाएक रिएक्शन पॉजिटिव साइड पर देखने को मिला। जब बजट शुरू नहीं हुई थी स्पीच, उससे पहले भी बाजार पॉजिटिव ही था, लेकिन आप देखिए जब ये अनाउंसमेंट आया कि आप टैक्स नहीं लगेगा 7 लाख रुपए तक की आय पर, तो उससे जो खपत है वो कहीं ना कहीं बढ़ने की जो उम्मीद है वो मार्केट में एक पॉजिटिव सेंटीमेंट के तौर पे ड्राइव करती हुई दिखी है। इसके साथ साथ आप देखेंगे जो पूंजीगत खर्च है उसे 33% बढ़ाकर 7.5 लाख करोड़ था पिछले साल के लिए। अब जो नया वित्त वर्ष है उसके लिए 10 लाख करोड़ रुपए के पूंजीगत खर्च की बात की गई है, जिसे हम केपेक्स के तौर पे भी जानते हैं। अब केपेक्स बढ़ने का मतलब आप समझिए कि क्यों मार्केट के लिए पॉजिटिव है। अगर केपेक्स बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है उससे रोजगार बढ़ेगा, नई जो नौकरियां वो कहीं ना कहीं जुड़ती हुई दिखेंगी, जो विकास दर है, जो जीडीपी ग्रोथ है, उसमें भी कहीं ना कहीं जो पॉजिटिव साइड पर जो इंपैक्ट है वो देखने को मिलेगा। तो यहां पे जो इंपैक्ट है वो पॉजिटिव साइड पे कॉन्टेजियन के तौर पे देखने को मिलेगा। एक के बाद एक उसका जो पॉजिटिव साइड पे असर है वो इकोनॉमी के ऊपर देखने को मिलेगा, जिस वजह से मार्केट में आप देखेंगे कि काफी ज्यादा एक रौनक का माहौल देखने को मिला था। खासतौर पे जो कैपिटल गुड स्टॉक्स है उनमें हमने देखा था, एलएनटी देखिए, एबीबी देखिए, सीमेंस देखिए, इनमें एक उछाल आया था। 5% तक की तेजी भी हमने सीमेंस जैसे स्टॉक्स में बनती हुई दिखी थी, जो अमूमन हम देखते हैं कि मार्केट में बहुत ज्यादा तेजी से नहीं चलते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इस जो अनाउंसमेंट किया गया सरकार की ओर से, और उससे साथ में आप ये भी देख सकते हैं कि जो निजी केपेक्स है, जो सरकार निजी कंपनियां हैं, जो प्राइवेट कंपनीज हैं, उनकी ओर से भी जो खर्च है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ दिख सकता है। तो ये 2 बड़े मोटे तौर पे फैसले थे, जिस वजह आप देखिए बाजार में एक जो एक्शन है वो पॉजिटिव साइड पे देखने को मिला। तो ओवरऑल बाजार ने तो रहेगी, कोई नेगेटिव खबर नहीं थी, नेगेटिव नहीं थी, और बाजार ने ये जो दोनों फैसले हैं, एक तो खपत बढ़ेगी और दूसरा सरकार पूंजी लगाने के लिए तैयार है, ये 2 बड़ी चीजें जिसको लेकर बाजार बहुत पॉजिटिव था। और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि निफ्टी एक समय करीब 300 पॉइंट ऊपर था, सेंसेक्स में 1100 पॉइंट, और बैंकों में बहुत बड़ी तेजी थी, क्योंकि इसका जो सीधा इंपैक्ट है, खपत बढ़ेगी, क्रेडिट ग्रोथ आएगी मार्केट में, तो उसका जो इंपैक्ट है बैंकों पे देखने को मिलेगा। बैंक निफ्टी तो एक समय 1300 पॉइंट के आसपास का उछाल दिखा रहा था, और आज तो एक समय ऐसा लग रहा था कि जो तमाम तकनीकी विशेषज्ञ तमाम सपोर्ट और रेजिस्टेंस बता रहे थे उन सबको तोड़ता हुआ शायद निफ्टी आज बंद होगा। लेकिन उसके बाद से जो क्रेडिट स्विस की खबर आई और उसके बाद शेयर बाजार जिस तरीके से धड़ाम हुआ, तो जितने जो सपोर्ट थे वो भी टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब फिर से लग रहा है 17,200 का इंतजार करना पड़ेगा, और जैसा कि तमाम तकनीकी विशेषज्ञ हमारे अलग अलग कार्यक्रम में बता रहे हैं कि 16,800 तक भी जा सकता है अगर ऐसी स्थिति रही यहाँ पर। तो इस बीच बहुत सारे लोग सवाल भी पूछने लगे हैं, और देवराज दत्त जी पूछ रहे हैं इन न्यू टैक्स रिजीम में क्या कुछ एटीसी के तहत जो है यहाँ पर
छूट मिलेगी। तो सर इस पर हमने अभी थोड़ी देर पहले ही कार्यक्रम किया और आपको बता दें कि नई टैक्स रिजीम में किसी तरह की छूट नहीं मिलेगी। वहाँ पर जो है 7 लाख रुपए तक, नई टैक्स रिजीम में आप जा रहे हैं तो 7 लाख रुपए तक कोई भी शुल्क नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप कोई छूट लेना चाह रहे हैं तो वहाँ पर किसी तरह की कोई छूट नहीं मिलती हुई दिखाई देगी। तो ये यहाँ पर बात है। एक सिगरेट कंपनियों को लेकर के एक पैनिक की खबर देखने को मिली थी जब आया कि कुछ विशेष तरह की सिगरेट पर जो है टैक्स बढ़ा करके 16% कर दिया गया है। और उसके बाद हमने देखा कि एक वहाँ पर भी एक पैनिक सेलिंग देखने को मिली थी संदीप। और उसके बाद थोड़ी सी क्लैरिटी हुई कि कुछ स्पेशल सिगरेट है क्या, उसकी कैटेगरी हो सकता है शायद सभी सिगरेट के दाम नहीं बढ़ेंगे या सब पे टैक्स नहीं बढ़ेगा। तो उसकी वजह से हमने देखा कि आईटीसी फिर से हरे निशान में आ गया। इनफैक्ट आप देखिए इसमें एक स्टॉक है गॉडफ्रे फिलिप्स, वही है जो कि बाद में भी जो रिकवरी हुई आईटीसी और गोल्डन टबैको में, उसके बावजूद भी गॉडफ्रे फिलिप्स में हम देख रहे हैं कि लाल निशान के साथ ही कारोबार देखने को मिला है। दरअसल आप जिस क्लैरिफिकेशन की बात कर रहे हैं उसमें कैटेगरी होती है 65 mm के जो सिगरेट्स होते हैं, उसको लेके जो ड्यूटी के जो बदलाव हैं वो काफी सारे किए गए, वो आपको फाइन प्रिंट्स में नजर आएगा। जिस वजह से हम देख रहे हैं कि गॉडफ्रे फिलिप्स ये जो फाइन प्रिंट आए भी, डिटेल्स आए उसके बाद भी लाल निशान में है। और आईटीसी और उसके साथ साथ गोल्डन टबैको, इनमें आप देखिए लोअर लेवल से काफी अच्छी रिकवरी देखने को मिली। तो एकाएक पहले ये बात की गई थी कि एनसीसीडी नाम की जो ड्यूटी है उसे बढ़ाकर 16% कर दिया गया है, जो कि 3 साल से कोई बदलाव नहीं किया गया था। तो बाजार इस चीज को लेकर चिंतित था कि शायद कहीं ये सिंटैक्स को और बढ़ाने की और इशारा तो नहीं है, क्योंकि आईटीसी हम देख रहे हैं कि पिछले 2 बजट से लगातार इसीलिए बजट के बाद भागता हुआ नजर आता है, क्योंकि कोई भी बदलाव ड्यूटी में नहीं किया गया था। और इस बार भी जो बदलाव हुआ है कुछ पर्टिकुलर सिगरेट्स के लिए किए गए हैं, जिसमें शायद आईटीसी और गोल्डन टबैको इनके ऊपर कोई असर नहीं है, गॉडफ्रे फिलिप्स से जरूर इंपैक्ट आएगा। जी चलिए, इस बीच जो है हमारे साथ आज के खास मेहमान जुड़ चुके हैं और फंडामेंटल एनालिस्ट अरुण मंत्री जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण जी बहुत बहुत स्वागत है। ये क्या हो गया सर, बाजार को देखते देखते जब बाजार की शुरुआत हुई तो बजट की शुरुआत हुई तो लग रहा था कि बाजार धीरे धीरे मजबूती दिखा रहा था और बीच बजट में हमने देखा कि बाजार में अच्छी खासी तेजी, बजट खत्म होने के बाद बाजार ने जो है एक तरीके से स्वागत किया। लेकिन उसके बाद से खबर आती है क्रेडिट स्विस की, अदानी ग्रुप को लेकर के, उसके बाद से जो गिरावट देखने को मिली है, काफी तेजी से गिरावट देखने को मिली है। आप कैसे देख रहे हैं इस गिरावट को और इस गिरावट के मायने क्या है? देखिए, गुड आफ्टरनून विपुल जी। देखिए, 2 चीजें हैं। एक तो जो बजट में जो अनाउंसमेंट्स आए हैं, एक मिक्स बैच बजट आप कह सकते हैं। 2 से 3 सेक्टर के लिए काफी पॉजिटिव है, मैं 2 से 3 सेक्टर के लिए काफी नेगेटिव भी मान सकते हैं। जहाँ तक पॉजिटिव की बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर, सीमेंट और कंजम्पशन जैसे स्टॉक्स के लिए काफी पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि कैपेक्स जो बढ़ रहा है वो इंफ्रा में काफी पॉजिटिव रहेगा। और जिस हिसाब से पर्सनल टैक्सेशन में थोड़ी कटौती हुई है, उसमें आपको एफएमसीजी और कंजम्पशन में थोड़ी डिमांड बढ़ती हुई नजर आएगी। और जहाँ तक नेगेटिव की बात है, क्योंकि डिडक्शंस नए रिज्यूम में नहीं मिलेंगे, तो इंश्योरेंस जैसे स्टॉक्स हो गए या फिर जो स्टॉक्स हाउसिंग फाइनेंस जैसे स्टॉक हो गए या हाउसिंग लोन जैसे स्टॉक्स हो गए, वो थोड़े नेगेटिव आपको नजर आएंगे। इसीलिए बजट के रिलेटेड मिक्स बैग रहेगा। और सेकंड जो नेगेटिव न्यूज आई थी वो है अडानी पोर्ट के ऊपर जो न्यूज आई थी, जिस हिसाब से क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट आई है और अडानी के बॉन्ड्स को 0 कर दिया है, तो वहां से डेफिनेटली नेगेटिव इंपैक्ट होता हुआ नजर आया। तो ओवरऑल मिक्स बैग बजट है, पर जो मेजर सेंटीमेंट जो नेगेटिव किया है वो अडानी पोर्ट के, अडानी एंटरप्राइजेस के जो अडानी बॉन्ड्स की जो न्यूज आई है वो काफी नेगेटिव नजर आई। जी मैं आपके पास आऊं उसके पहले हमारे बहुत सारे दर्शक फिर से पूछ रहे हैं, शायद अभी जुड़े होंगे, अदानी ग्रुप के शेयर्स को क्या हो गया। तो अभी हम लोग बहुत देर तक इस पर चर्चा की है, लेकिन फिर से मैं चाहूंगा संदीप एक बार बहुत संक्षेप में 10 सेकंड में आप हरदीप जी जैसे जो तमाम दर्शक अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनको आप बताएं कि आखिर में क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट क्या कहती है, क्यों अदानी टूटा और अदानी की वजह से क्यों शेयर बाजार टूटा, बहुत संक्षेप में। देखिए 24 जनवरी को जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी उसके बाद आप देखिए अब पहला ऐसा मामला सामने आया कि किसी वित्तीय संस्थान ने इनके जो बॉन्ड्स हैं उसको कोलैटरल के तौर पे, सिक्योरिटी के तौर पर लेने से मना कर दिया है, इनकार कर दिया है। क्रेडिट स्विस स्विट्जरलैंड का सबसे बड़ा बैंक है, उन्होंने ये पहला ऐसा मामला है जो कि निकल के सामने आया है और इससे ये चिंता फिर से जाहिर होने लगी है कि क्या कॉन्टेजियन इंपैक्ट इसके होंगे, यानी कि और भी ज्यादा रिपरकशंस हो सकते हैं। जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, अब इनके जो बॉन्ड्स हैं उसे सिक्योरिटी के तौर पर अगर लेने से मना कर दिया गया है, 0 वैल्यू असाइन की गई है, लेंडिंग वैल्यू, तो जाहिर सी बात है कि क्या दूसरे और जो संस्थान है, वित्तीय संस्थान है, क्या वो भी ऐसा कदम ले सकते हैं। उसका जो इंपैक्ट है वो कहीं ना कहीं मार्केट्स पे खराब सेंटीमेंट के तौर पे आज देखने को मिला, जिस वजह से हम देख रहे हैं तमाम जो अदानी ग्रुप के स्टॉक्स हैं, 200 स्टॉक्स आप देख लीजिए, भारी गिरावट देखने को मिल रही है। भारी गिरावट देखने को मिल रही है। अदानी ग्रुप में क्या करना चाहिए, चलते हैं अरुण मंत्री जी के पास। लेकिन बाजार में लोअर लेवल से अच्छी खासी रिकवरी आ चुकी है। 353 का लो लगाया था निफ्टी ने और अब हम 651 का स्तर देख रहे हैं, तो यानी लोअर लेवल से करीब 300 अंकों की रिकवरी निफ्टी के अंदर देखने को मिल रही है। तो किस तरह की वॉलेटिलिटी आज आप देख रहे हैं बाजार के अंदर। एक समय हमने देखा 17,972 यानी करीब 18,000 का स्तर निफ्टी दिखाता हुआ दिखाई दे रहा था और उसके बाद से सीधे 700-800 अंक नीचे
17,353 का स्तर लो देखने को मिला और अब 17,651। भारी उतार चढ़ाव निफ्टी के अंदर देखने को मिल रहा है और इसीलिए तमाम जो विश्लेषक होते हैं वो कहते हैं कि बड़े दिनों के अंदर अगर आप बहुत बड़े एक्सपर्ट नहीं हैं तो किसी तरह की पोजीशन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि उसमें किसी भी लेवल पे नीचे या ऊपर आप कहीं भी फंसते हुए दिखाई दे सकते हैं। अरुण जी, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं अदानी ग्रुप के ऊपर। अभी जो लोग ऊपर के लेवल पे फंसे हैं, क्या आप चुपचाप बेच करके जो नुकसान हो रहा है उसे बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि अभी भी स्पष्टता नहीं है कि आगे आने वाले दिनों में किस तरह की गिरावट देखने को मिलेगी? देखिए, डेफिनेटली एज ए डिस्क्लोजर अडानी ग्रुप में जब से ये न्यूज आई थी तो हमने धीरे धीरे एग्जिट करने की राय दी थी, क्योंकि एक बार जब न्यूज आ जाती है तो कॉन्फिडेंस पूरे ग्रुप में जो है वो कम हो जाता है। जैसे ही कॉन्फिडेंस कम होता है आपको शॉर्ट सेलिंग नजर आती है और काफी फंड सेलिंग नजर आती है। इसीलिए डेफिनेटली एग्जिट की राय है, किसी भी उछाल पे एग्जिट करें या नीचे में अगर सर्किट खुलते हैं तो वहां पे भी एक बार का एग्जिट करें, क्योंकि जब तक ये माहौल रहेगा स्टॉक्स में कोई बड़ी खरीदारी आपको देखने को नहीं मिलेगी। और एक जो एफ एंड ओ में स्टॉक्स है वो 1 से 2 स्टॉक बैन में है और बाकी जो कैश में उनमें सर्किट लगी है, तो कोई रेस्पाइट आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसीलिए जब भी मौका मिले एक बार का निकल जाए, एक बार न्यूज क्लियर होती है, कुछ वापस रिस्पाइट आता है तो देन वापस आपको नीचे के लेवल्स मिलेंगे। तो वो नई खरीदारी की राय तो डेफिनेटली नहीं है, पर अगर नीचे मिलते हैं स्टॉक्स देन हम देखेंगे कि कैसा न्यूज पैन आउट होता है। पर जब भी मौका मिले एक बार का स्टॉक से निकल जाए, कोई नई खरीदारी स्टॉक की पूरे ग्रुप में ना। जी, आप कह रहे हैं कि नीचे के लेवल पे जो है खरीदारी कर सकते हैं। अब लोग सोच रहे होंगे और कितना नीचे, क्योंकि जिन लोगों ने 1,000 रुपए के भाव देखे हैं अदानी पोर्ट के, जिन लोगों ने ठीक ठाक भाव देखे हैं अदानी इंटरप्राइजेस के, अब उनको तो यही सस्ता लग रहा था, लेकिन नीचे के लेवल पे भी लोग लेकर के फंसते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी गिरावट आ चुकी है। बहुत सारे सवाल आ रहे हैं हमारे लाइव दर्शकों की तरफ से, उन पर भी हम जो है एक एक करके जाएंगे यहाँ पर। इसके अलावा संदीप, किसी चीज़ पे कोई निगेटिव खबर क्या आपको लगी? मैं सिर्फ एक हाईलाइट करना चाह रहा था, अब जो अदानी एंटरप्राइजेस की बात करते हैं 4,190 रुपए का हाई है इनका, जो 50 वही मैं मतलब और आज का लो है 2,081 रुपए का, यानी कि हायर लेवल से आधा हो चुका है। और सरकारें और मतलब कि नीचे तो अब जिसने 4,000 देखा है उसके लिए तो 2,000 भी नीचे है क्यों आधे हो गए आप खरीद लें, लेकिन यहाँ से भी कितनी गिरावट बाकी है कुछ कहा नहीं जा सकता। ये सेंटीमेंट का खेल है। आप ये बताइए कि बाजार के बजट के अंदर कोई निगेटिव, कोई ऐसी बात जो आपको लगी हो कि मतलब कि ये किसी सेक्टर स्पेसिफिक के लिए, कि इस सेक्टर के लिए ये थोड़ा सा नकारात्मक रहा, उम्मीदें ज़्यादा थी? देखिए, बजट में जो बड़ी नेगेटिव खबर थी वो यही थी कि सरकार ने अपना जो विनिवेश का लक्ष्य है उसे और ट्रिम डाउन किया है। 61,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया वित्त वर्ष 2024 के लिए। अब आप कहेंगे कि ये नंबर इतना खराब क्यों है? अगर आप आंकड़े देखेंगे तो ये तीसरा ऐसा साल है कि जब सरकार ने अपना जो विनिवेश का लक्ष्य है उसे नीचे की ओर रखा है। अब इससे होगा क्या कि सरकार ने अपना बजट तो बढ़ा दिया, सरकार ने करीब 40 लाख करोड़ रुपए के आसपास के बजट की बात करी है, तो पैसा आएगा कहां? क्योंकि टैक्स रेवेन्यूज तो इतने हैं नहीं, तो उस लिहाज से जो सरकार की उधारी है, जो बोरिंग्स हैं, वो कहीं ना कहीं बढ़ती हुई दिखेगी। 18 लाख करोड़ रुपए की बोरिंग की बात करी है। पिछले अगर हम बजट की बात करें, जो बजट एस्टीमेट थे वो करीब 16.6 लाख करोड़ के थे, जिसे बढ़ाकर 17.5 लाख करोड़ रुपए किया गया है इस वित्त वर्ष के लिए, लेकिन वो और भी ज्यादा 18.25 लाख करोड़ रुपए के आसपास की होती हुई दिखेगी। तो ये कहीं ना कहीं एक दिक्कत की बात है जो कि बाजार ने नेगेटिव के तौर पर ली है। लेकिन ओवरऑल ये जो 2 खबरें आई हैं केपेक्स और खपत वाली, उन्होंने इसको ओवरशैडो कर दिया। तो ओवरशैडो किया है, ज्यादातर कोई नेगेटिव खबर नहीं है, इस वजह से बाजार में हमने देखा कि रिकवरी देखने को मिली। लेकिन इस खबर की वजह से जो टूटा है बाजार, क्या यहाँ पर निफ्टी के अंदर अरुण जी जानना चाहेंगे, या मान लीजिए अदानी समूह को छोड़ देते हैं? अब आते हैं जरा बैंक्स पे, क्योंकि अदानी की खबर आने के बाद से बैंक, खासतौर से एसबीआई में हमने बड़ी गिरावट देखी, बैंक ऑफ बड़ौदा में बड़ी गिरावट देखी, तो अब इन लेवल्स पे क्या बैंक्स के ऊपर से भी दूरी बना के चलनी चाहिए, या बैंक्स आपको सुरक्षित लग रहे हैं? बैंकिंग सेक्टर के लिए आगे की ग्रोथ कैसे आप देख रहे हैं? बैंकिंग पे आपकी राय सर। अरुण जी, सुन पा रहे हैं आप? अरुण जी, आवाज आ रही है आपको? अरुण जी, आपको आवाज मिल रही है? चलिए, लगता है अरुण जी से संपर्क हमारा टूट गया। हम दोबारा बहुत जल्दी आते हैं अरुण जी के पास, दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करते हैं। लेकिन इन सब के बीच में बैंकों को लेकर के चूँकि हम लोग लगातार जो बात करते हैं, ज़्यादातर जो फंडामेंटल एनालिस्ट हैं खासतौर से, वो बैंकों पे बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं। और एक अच्छी खासी तेज़ी आने के बावजूद बहुत लोग कह रहे थे कि आगे आने वाले समय भी अगर बाजार को चलना है तो भारत की अर्थव्यवस्था के साथ साथ बैंकों का प्रदर्शन अच्छा रहना चाहिए। तो अभी भी बैंकों को लेकर के काफ़ी सकारात्मक व्यू हम देख रहे हैं ज़्यादातर फंडामेंटल एनालिस्ट। इनफैक्ट आज जो खबर आई है जो खपत बढ़ने की, क्योंकि खपत कैसे बढ़ेगी कि अगर जब आपके हाथ में पैसा होगा तो जाहिर सी बात है आप उसे खर्च ही करेंगे। खर्च कैसे करेंगे? आप जाएंगे तो एफएमसीजी प्रोडक्ट लेंगे,
गाड़ी खरीदेंगे, आप घर खरीदेंगे, तो जाहिर सी बात है उसके लिए आप लोन लेंगे। तो क्रेडिट की जो ऑफटेक है, जो क्रेडिट की मांग है, उधारी लेने की जो मांग है, लोन की मांग है बैंकों की ओर से, वो कहीं ना कहीं बढ़ती हुई दिख सकती है। तो बजट में भी अगर आप देखा जाए तो काफी पॉजिटिवली लिया है बैंकों के हिसाब से देखा जाए, क्योंकि एक समय अगर आप देखेंगे तो 10-10, 12-12% के आसपास की तेजी भी इन स्टॉक्स में देखने को मिली थी। इनफैक्ट हायर लेवल से ये 12-12% के आसपास करेक्ट होते हुए दिखे हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो जब आप खपत बढ़ाने की बात कर रहे हैं, जब अपना बजट बढ़ रहा है 40 लाख करोड़ रुपए का, आप केपेक्स बढ़ाने की बात कर रहे हैं, जब इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च बढ़ेगा, तो ये सारी चीजें आप देखें, क्योंकि बैंकों को इकोनॉमी का एक मिरर माना जाता है, तो अगर आपकी इकोनॉमी ग्रो करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च बढ़ेगा, बाकी सेक्टर्स में पैसा आता हुआ दिखेगा, तो जाहिर सी बात है वो बैंकों के लिए चौतरफा एक पॉजिटिव माहौल के तौर पे देखा जाता है। लेकिन अब अगर इसके साथ साथ अदानी ग्रुप जो कि सेंटीमेंट खराब कर रहा है, इनका एक्सपोजर है ठीक ठाक, तो उसका इंपैक्ट साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। चलिए, इस बीच बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं और उसमें श्याम जी लिख रहे हैं कि सर क्या सेबी अदानी पर एक्शन लेगा? तो सर इस बात का इंतजार तो हम लोग भी कर रहे हैं कि सेबी की तरफ से कम एक स्पष्टता है कि क्या इस पर कोई जांच होगी। एक्शन का पता नहीं, लेकिन जांच क्या होगी या नहीं होगी इसको लेकर के सेबी क्या कुछ कहता है, तो अभी तक कोई ऑफिशियल जो है स्टेटमेंट आई नहीं है। जैसे आएगी तो आप मनी 9 के साथ बने रहिए, हम आपको बताएंगे। बहुत सारे लोग शेयरों पर अपने सवाल पूछ रहे हैं, वो सवालों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले बैंक पे जो है अरुण जी की राय जान लेते हैं। अरुण जी, अब आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी, आपकी आवाज आ रही है। जी अरुण जी, सवाल यही है कि मतलब अदानी की खबर आते ही बैंक काफ़ी तेजी के साथ टूटने लगे, और बैंकिंग शेयरों पे अभी क्या करना चाहिए, और खास तौर से एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, जिनमें हमने देखा कि एक पैनिक सेलिंग देखने को मिली थी इस खबर के आने के बाद, क्रेडिट स्विस की खबर आने के बाद। देखिए, जिस हिसाब से खबर आई है तो पहला इफेक्ट तो डेफिनेटली बैंकिंग सेक्टर पे होता है, क्योंकि ओवरऑल डेट की न्यूज चल रही है। अगर डेट की बात करें तो पहला जो नेगेटिव रुझान देखने को मिलेगा बैंक्स पे देखने को मिलेगा, स्पेशली पीएसयू बैंक पे, जहाँ पे एसबीआई का बड़ा एक्सपोजर अडानी ग्रुप में मान के चल सकते हैं। इसलिए प्राइवेट बैंक पे पहली नजर रखें, अगर इस करेक्शन आता है ज्यादा, यहाँ से भी अगर 500-1000 पॉइंट फिर से अगर मार्केट नीचे मिलता है बैंक निफ्टी, आपको धीरे धीरे प्राइवेट बैंक पे आपको नजर होनी चाहिए, स्पेशली एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कोटक, जो फ्रंटलाइन प्राइवेट बैंक है वहाँ पे आपको एक्यूमुलेशन जरूर करना चाहिए, क्योंकि अडानी ग्रुप में कोई बाइंग की राय नहीं है। इसलिए अगर इसमें पैनिक में आपको बैंकिंग स्टॉक नीचे मिलते हैं तो वो काफी बेहतर आपको मिलेंगे। एचडीएफसी हो गया या फिर आईसीआईसीआई, कोटक। फोर्थ, अगर पीएसयू बैंक में लेना है तो मुझे लगता है कैनरा बैंक भी काफी अच्छा है, अगर वो भी आपको नीचे मिलता है तो वो भी आप बाई करके चल सकते हैं। चारों स्टॉक पे आपकी नजर होनी चाहिए, धीरे धीरे एसआईपी मोड में बाई करें, क्योंकि ये जो मामला है कितना ज्यादा चलेगा, कितना लंबा चलेगा, ये कोई नहीं कह सकता। हो सकता है सेबी या दूसरे रेगुलेटर्स का अगर इसमें आपको एंट्री वापस देखने को मिले तो थोड़ा बहुत धीरे धीरे बाई करके चले, एक ही गो में बाई ना करें। सपोज आपको 100 रुपए का या 100 बक्स का बाई करना है तो आप 25-25 करके 3 से 4 इंस्टॉलमेंट में धीरे धीरे प्राइवेट बैंक को पहले एक्यूमुलेट करें। अगर पीएसयू में बाई करना है तो कैनरा बैंक को भी आप करके चल सकते हैं। चलिए, इस बीच जरा फिर से उस खबर के ऊपर लौटते हैं जिस खबर के साथ हमने शुरुआत की थी। दिन बजट का है, लेकिन अदानी की खबर ने, अदानी के शेयरों से जुड़ी हुई खबर ने एक तरीके से ओवरटेक किया। 30% नीचे संदीप इस समय अदानी इंटरप्राइज का शेयर, और नीचे जाता हुआ 2000 का जो लेवल है ना विपुल जी, वो भी अदानी एंटरप्राइजेस ने अभी तोड़ दिया है। 31% के आसपास की गिरावट हम देख रहे हैं कि अदानी एंटरप्राइजेस के स्टॉक में देखने को मिल रही है। ये मैं जैसे कह रहा था, आप बोलेंगे कि बार बार एक ही वर्ड को रिपीट कर रहे हैं, सेंटीमेंट जो होता है ना, जब सेंटीमेंट खराब हो जाता है तो फंडामेंटल्स को बाजार पूरी तरह से भूल जाता है, और सेंटीमेंट ही है देखिए जो स्टॉक को राइड करता हुआ दिख रहा है। 30% से ज्यादा की गिरावट एक ही दिन में। इंडेक्स का स्टॉक है, बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है। तो जो सेंटीमेंट खराब हुआ है अदानी ग्रुप स्टॉक्स का, उसने बजट का पूरा जो पॉजिटिव इंपैक्ट था उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया है, पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। बट अरुण जी के पास चलते हैं। अरुण जी, 2000 के नीचे फिसलता हुआ अदानी एंटरप्राइजेस का शेयर, अब क्या जो इस समय पैनिक सेलिंग देखने को मिल रही है और जो लोग अपने भाव को इस समय गिरते हुए देख रहे होंगे, निश्चित रूप से काफ़ी घबराहट होगी। क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक बार फिर से आपकी राय अदानी ग्रुप के शेयरों पे। काफ़ी तेजी के साथ ये सेलिंग अब बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, बाजार बंद होने में अब सिर्फ 2-4 मिनट का वक्त बाकी है, और आखिरी टाइम पे जो है हम देख रहे हैं कि ये गिरावट और ये सेलिंग बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। देखिए विपुल जी, 2 से 3 चीजें और एक चीज आपको देखनी पड़ेगी। एक तो जो कल एक्टिव सब्सक्राइब हुआ था वो उसी वजह से आज काफी लॉन्ग पोजीशन मॉर्निंग के सेशन में इस स्टॉक में बनी थी। सेकंड, जो सेलिंग आई है वो ब्रेकडाउन के बाद वॉल्यूम के साथ आई है, और जो भी मार्जिन फंड के साथ बाइंग करते हैं, जो भी जिनके भी मार्जिन कॉल्स होते हैं ब्रोकर के साथ, उसकी सेकंड सेलिंग आपको ये लास्ट आवर में देखने को मिल रही है। इसी वजह से प्रेशर ज्यादा है। हो सकता है कल वन मोर राउंड अप आपको 5 से 10% की गिरावट और देखने को मिले। इसलिए पहली सलाह यही है, जब भी कोई स्टॉक में न्यूज
आ गए, स्पेशली अडानी जैसे स्टॉक में। जैसे कि आपने कहा ऑलरेडी आधा हो चुका है, यहाँ से कितना जा सकता है कोई बड़ा कोई भी ये नहीं बता पाएगा कितना नीचे जाएगा। पर स्पेशली जब लोअर सर्किट के आसपास स्टॉक चल रहा है, बड़ी नेगेटिव न्यूज चल रही है, मार्जिन कॉल्स ऑलरेडी आ चुके हैं, तो 90 to 95% चांस यही होता है कि कल भी वो नीचे खुलेगा अनटिल एंड अनलेस कोई पॉजिटिव न्यूज स्टॉक में ना आएगा। इसलिए एक बार का एग्जिट की सलाह रहेगी, चाहे कोई भी भाव रहे। एक बार पर नीचे आता है, क्लैरिटी आता है तो फिर हम देखेंगे। तो फिलहाल कोई बाइंग की सलाह नहीं है। अगर आपका प्राइस के नीचे भी आना है तो एक बार का एग्जिट करें, क्योंकि पैनिक में और भी कितने नीचे जाएगा ये बोल नहीं सकते। लेकिन हिस्ट्री यही बताती है जब भी लोअर सर्किट के आसपास स्टॉक क्लोज होता है तो नेक्स्ट डे उसमें 5 से 10% की गिरावट और आपको देखने को मिलेगी। तो आप लोगों के लिए सलाह यही है जिनके पास शेयर हैं कि जिस भी भाव पर है आप निकल जाइए, ये अरुण जी की सलाह यहाँ पर है, क्योंकि अभी ये नहीं पता है कि ये गिरावट कितनी गहराएगी और शायद बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे हैं। इसी वजह से हम देख रहे हैं कि ये इतनी गिरावट जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अब बजट पे दोबारा लौटते हैं और बजट पे बातचीत करते हैं। ईवी बैटरीज के ऊपर जो है अरुण जी एक जो है कस्टम ड्यूटी में राहत दी गई है। ओवरऑल ईवी सेक्टर को आप कैसे देख रहे हैं और आने वाले समय में क्या इसको ध्यान में रखते हुए क्या पोर्टफोलियो में इससे जुड़ी जो कंपनियां हैं उनको शामिल किया जा सकता है? क्या आपके पसंदीदा ईवी से जुड़ी हुई कंपनियां कौन सी हैं? टाटा में जाएंगे या फिर टाटा मोटर्स में जाएं या M&M में जाएं या कुछ और आपको पसंद आ रहा है? देखिए काफी अच्छा सवाल है। एक तो ईवी पे काफी पॉजिटिव नजरिया है और जो पहला प्लेयर रहेगा जो ज्यादा मार्केट शेयर खा सकता है इस सेगमेंट में, वही प्लेयर आने वाले दिनों में काफी अच्छा करेगा। तो अगर कमर्शियल व्हीकल या फिर पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में देखें तो टाटा मोटर्स का डेफिनेटली पहली पिक रहेगी, सेकंड M&M रहेगा। और जहां तक बैटरी स्टॉक्स की बात है, मुझे लग रहा है एक्साइड इंडस्ट्रीज काफी अच्छा लग रहा है। एक मिड कैप स्पेस में देखें तो काबरा एक्सट्रूशन करके एक स्टॉक है जो 566 के आसपास है। कभी इसका ज्यादा डिस्कशन नहीं होता है, पर यह भी एक बैटरी मेकिंग स्टॉक है काबरा एक्सट्रूशन करके, वो भी एक स्टॉक मुझे काफी अच्छा लग रहा है। ऑल टाइम हाई के पास है करंटली। इस ऐसे मार्केट में भी आज भी वो 2 से 3% के गेन के साथ ट्रेड हो रहा है। तो अगर ओवरऑल इस सेगमेंट में देखें तो टाटा मोटर्स, M&M, एक्साइड और काबरा एक्सट्रूशन, ये 4 स्टॉक मुझे काफी पसंद आते हैं। और एज ए डिस्क्लेमर, काबरा एक्सट्रूशन और एक्साइड आज भी हमने रिकमेंड किया है। अगर नीचे भी आते तो थोड़ी और एक्यूमुलेशन की सलाह जरूर इन दोनों स्टॉक्स में रहेगी। सर हम बात तो कर रहे हैं बाजार की और चर्चा भी हमने इसीलिए शुरू की थी कि हम शेयर बाजार और बजट के ऊपर बातचीत करेंगे, लेकिन सवाल जो हमारे पास आ रहे हैं उसमें लगातार जो कमेंट्री आ रही है वो अदानी को लेकर के ही आ रही है। कुछ लोग पूछ रहे हैं अदानी विलमार में क्या करें, कुछ कह रहे हैं अदानी पावर में क्या करें, कुछ लोग कह रहे हैं अदानी पोर्ट में क्या करें। तो क्या पूरे ग्रुप से ही निकलना इस समय बेहतर रहेगा? कुछ सेलेक्टिव स्टॉक्स होंगे जो आपको लग रहा है कि यहाँ से तो कतई निकल जाएं और बाकियों में चाहें तो होल्ड कर सकते हैं। ओवरऑल किस तरीके का नज़रिया आप दे रहे हैं अदानी समूह के ऊपर, बाकी जो कंपनियां हैं जो लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं और जहाँ पे इनका स्टेक है, जैसे सीमेंट में भी हम देख रहे हैं पिटाई हो रही है, NETV की भी पिटाई हो रही है, अंबुजा SCC भी टूट रहे हैं, तो बाकी जो ग्रुप की कंपनियां हैं उनमें किस तरह की स्ट्रेटजी होनी चाहिए अरुण जी? देखिए 2 तरीके से इसको ले सकते हैं। एक जो कोर अडानी ग्रुप है, जो कि अडानी विलमार, अडानी टोटल गैस हो गया, अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी पोर्ट्स, अडानी पावर, ऐसे जो कोर अडानी ग्रुप है उसमें तो डेफिनेटली आपको एक बार का निकल जाना चाहिए। पिछले 2 से 3 दिन से कंटिन्यूस यही चला है कि जो भी प्राइस आता है एक बार का निकल जाए, जन कोई क्लियरिटी आता है तो जन वापस देखेंगे। पर जहां तक सीमेंट स्टॉक्स की बात है, अंबुजा ACC में थोड़ी और गिरावट आती है तो वहां पे एक बार का अपना एक्सपोजर थोड़ा बढ़ा सकते हैं। अंबुजा ACC मुझे लग रहा है ये 2 स्टॉक्स ओवरऑल कंपेरिजन ग्रुप में करते हैं तो थोड़ा बेटर नजर आते हैं। इसलिए अंबुजा ACC अगर नीचे मिलता है तो वहां पे एक्यूमुलेशन की जरूर सलाह रह सकती है। और जहां तक अडानी के दूसरे समूह के स्टॉक्स है तो फिलहाल कोई बाइंग की राय नहीं है। और पिछले 2 से 3 दिन में ऐसे डिस्क्लोजर और एक चीज बता दूं, कंटिन्यूस एक्सिट की राय दी थी, कोई भी नीचे पे बाइंग की राय फिलहाल किसी भी अडानी के दूसरे स्टॉक्स में नहीं है। ACC अंबुजा पे हमारी नजर है। ACC अंबुजा में अगर थोड़ा और करेक्शन आता है तो वहां पे धीरे धीरे आप थोड़े स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, तो वो एक बेटर स्पेस लगता है ओवरऑल ग्रुप में। बाकी अडानी ग्रुप में जो बाकी के जो लिस्टेड स्टॉक्स है फिलहाल उन स्टॉक्स से फिलहाल दूर है जी। चलिए, बहुत सारी टिप्पणियां आ रही हैं। सुनील जी कह रहे हैं अदानी बलून मस्ट बस्ट एज सुन एज पॉसिबल। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो विदेश चले गए हैं। हालांकि कुछ लोग सवाल शेयरों पर भी कर रहे हैं, लेकिन आज का दिन ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी कॉनकोर के ऊपर बहुत सारी कमेंट आए हैं, तो मैं चाहूँगा कि कॉनकोर के ऊपर, बाकी आपके पास हर 2 से 3 के बीच में शुक्रवार को और सोमवार को हम सवाल जवाब का सिलसिला रखते ही हैं। लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं बार बार, तो कॉनकोर पे पूछ लेते हैं। कंटेनर कॉर्पोरेशन पे आपकी क्या सलाह रहेगी यहाँ पर अरुण जी? आप ओवरऑल, हालांकि इन्होंने ये बताया नहीं है कि इनका किस भाव पे इन्होंने लिए हैं और कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं। अभी 600 के आसपास चल रहा है कंटेनर कॉर्प का शेयर। आपकी राय क्या होगी कंटेनर कॉर्प पे? 3-3.25% आज छूटा है।
देखिए, एक चीज डेफिनेटली कनकॉर और बीपीसीएल के लिए आज बड़ी होनी थी, वो डाइवर्समेंट टारगेट अगर वो बढ़ाते थे, क्योंकि ये दोनों ही टारगेट है डाइवर्समेंट के। बीपीसीएल में भी गवर्नमेंट को स्टेक बेचना है, कॉनकॉर में भी गवर्नमेंट को स्टेक बेचना है, और वो कर नहीं पा रहे क्योंकि वैल्यूएशंस फिलहाल मार्केट में बन नहीं है। इसीलिए दोनों स्टॉक में आज आपको गिरावट देखने को मिली है। जहां तक कॉनकॉर की बात है, मुझे लग रहा है एक स्टॉप लॉस के साथ आपको होल्ड करना चाहिए। स्टॉक फंडामेंटली अच्छा है, नो डाउट करेक्शन या रिजल्ट के बाद थोड़ा नीचे आया क्योंकि रिजल्ट बेटर देन एक्सपेक्टेड आने थे, पर वो स्टॉक जो है ओवरऑल रिजल्ट बिलो एक्सपेक्टेशन आए। तो 580 का फाइनल स्टॉप लॉस रहेगा, क्योंकि स्टॉप लॉस थोड़ा दूर है, क्योंकि मार्केट में वोलेटिलिटी है तो थोड़ा दूर का स्टॉप लॉस दे रहा हूँ। 580 का स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखें। अगर 580 के नीचे स्टॉक जाता है तो मल्टी ईयर ब्रेकडाउन टेक्निकल चार्ट में आपको देखने को मिलेगा। इसलिए टेक्निकल लेवल आपको जरूर दे रहा हूँ, अगर हो सकता है आपकी ट्रेडिंग बजट स्टॉक में हो तो 580 का स्टॉप लॉस लगाए। ऊपर में 640 645 भी आता है तो एक बार का अपनी पोजीशन से निकल जाए, क्योंकि ओवरऑल चार्ट जो है वो नेगेटिव है, और जब तक 650 के ऊपर क्लोज नहीं होता कोई बुलिश मूव स्टॉक में आने का मुझे कम चांस लग रहा है। इसलिए 580 का स्टॉप लॉस लगाए, और 650 भी आता है तो वहां पे अपनी पोजीशन से निकल जाए। ठीक, एक बार फिर से जाए संदीप जी के पास। उसके पहले मैं चाहूंगा कि एक सवाल बार बार आ रहा है कि सेबी क्या कुछ एक्शन लेगी अडानी के ऊपर? अभी सेबी को क्या कुछ एक्शन लेना चाहिए अडानी पर? क्या कोई जांच कमेटी बिठाई जा सकती है? आपके सर्किल में किस तरह की बातें तैर रही हैं? क्योंकि ब्रोकर्स कम्युनिटी को कई सारी बातें जो है पहले से पता लग जाती हैं। किस तरह के बस चल रहे हैं बाजार के अंदर? और जिस तरह की यहाँ पर क्रेडिट स्विस का एक्शन, फिर यहाँ पर सेलिंग, क्या ये दर्शा रहा है कि सेबी की तरफ से कोई बड़ा एक्शन हो सकता है? देखिए, डेफिनेटली जब भी कोई ग्रुप में बड़ी गिरावट आती है और काफी रूमर्स मार्केट में चलते हैं तो मार्केट रेगुलेटर को सामने आके अपना क्लियर स्टैंड देना ही होता है। ऑलरेडी सेबी ने इसकी जांच शुरू की है जब से ये इंडियन की रिपोर्ट आई है, तो हो सकता है आने वाली 1 से 2 दिन में, या हो सकता है इसी वीक में आपको और भी थोड़ी क्लैरिटी रेगुलेटर की तरफ से आती हुई नजर आए, क्योंकि मार्केट रेगुलेटर को अगर बीच में आना ही होगा, क्योंकि काफी लोगों के स्टेक, काफी लोगों के शेयर्स में, डीमैट अकाउंट्स में शेयर्स है, तो मुझे लग रहा है डेफिनेटली मार्केट रेगुलेटर को बीच में आता हुआ देखेंगे। हो सकता है आज भी आ सकता है या इसी वीक में आपको देखने को मिले। कैसा उनका स्टांस रहेगा, कैसे जांच बैठेगी, अगेन ये मैटर ऑफ क्वेश्चन रहेगा, पर डेफिनेटली हमें भी उम्मीद है कि सेबी का कुछ ना कुछ एक्शन या कुछ ना कुछ रिएक्शन उनके तरफ से जरूर आ सकता है इस मैटर पे। जी, चलिए संदीप के पास चलते हैं और जरा समझते हैं कि बजट के अंदर अलग अलग सेक्टर्स पे क्या कुछ हुआ है, और खासतौर से डिफेंस को लेकर के काफ़ी सारी उम्मीदें थी, फर्टिलाइजर को लेकर के काफ़ी सारी उम्मीदें थी, फिशरीज सेगमेंट को लेकर के उम्मीदें थी। वो कितनी उम्मीदें खरी उतरी हैं, क्योंकि समय अब थोड़ा सा कम बच रहा है हमारे पास, तो संदीप जी संक्षेप में आप बताइए, फिर उस पर कमेंट जो है अरुण जी का लेते हैं। अलग अलग सेक्टर्स के लिए क्या कुछ चीज़ें निकल के आई? मैं आपका ध्यान 3 सेक्टर्स के ऊपर लेके जाना चाहता हूँ। पहला तो है वो फिशरीज वाला, क्योंकि पीएम मत्स्य संपदा योजना के तहत इनको 6000 करोड़ रुपए का आवंटन मिला है। इससे फिशिंग कंपनी को फायदा होगा, कारोबार विस्तार में, सरकार से इंफ्रा में सपोर्ट भी मिलेगी, तो उसका इंपैक्ट आप देखिए। अवंती फीड्स, वाटर बेस जैसे जो शेयर्स हैं उनमें आज बजट के बाद साफ तौर पे देखने को मिला था। 5 से 13% तक की मूव हमने इन स्टॉक्स में बजट के अनाउंसमेंट के बेसिस पे देखी है। दूसरा है जो लाइफ इंश्योरेंस से जुड़ी कंपनी, जिसमें आप एचडीएफसी लाइफ देखिए, एसबीआई लाइफ, जीआईसी री देखिए, आईसीआईसी प्रू देखिए, इनमें आज बड़े कट्स देखने को मिले हैं इन शेयरों में। एक तो क्या हुआ है कि सरकार ये चाहती है, जो स्पीच से जो इन बिटवीन द लाइन समझ आ रहा है, कि आप ओल्ड रिजीम की बजाय न्यू रिजीम में शिफ्ट कीजिए। पहले ओल्ड रिजीम डिफॉल्ट रिजीम होती थी, आपको नई स्कीम के लिए, जो नई रिजीम है उसके लिए ऑप्ट करना होता था। अब जो नई स्कीम है, जो नई रिजीम है, उसको डिफॉल्ट बना दिया गया है, और अगर आपको पुरानी स्कीम में रहना है तो आपको उसके लिए ऑप्ट करना होगा। यानी कि सरकार कहीं ना कहीं ये इशारा कर रही है कि लोगों को नई स्कीम्स में शिफ्ट करना चाहिए। साथ ही साथ कोई भी एटीसी को लेके 10 साल से कोई भी बड़े बदलाव नहीं किए गए हैं, और एटीसी में कोई भी नया प्रावधान नहीं जोड़ा गया। कोई जो लिमिट है 1.5 लाख रुपए की, उसको भी नहीं बढ़ाया गया है। और एक जो बजट के फाइन प्रिंट्स में डिटेल निकल के सामने आई, वो ये है कि अगर आप कोई भी पॉलिसी करते हैं, 5 लाख रुपए से ज़्यादा का अगर आप प्रीमियम पे करते हैं, तो वहाँ से आपका जो भी रिटर्न बनता है, जो आप कमाई करते हैं, वो एग्जेम्प्ट नहीं होगी, उस पर आपको टैक्स की छूट नहीं मिलेगी। तो ये एक बड़ा इंपैक्ट है जो कि आपको 1 अप्रैल 2023 से कहीं ना कहीं ये जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनके लिहाज से देखने को मिलेगा, जिस वजह से हमने देखा कि आज ये जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनमें काफ़ी बड़ा इंपैक्ट देखने को मिला। जहां तक डिफेंस की बात है, तो डिफेंस के शेयरों में भी आज हमने गिरावट देखी, चाहे आप एचएएल की बात करें, भारत डायनेमिक्स की बात करें, बीईएल या बीईएमएल की बात करें। यहां पे दरअसल आप देखिए, एक तो पहले बहुत तेजी हो चुकी है बजट से पहले, और दूसरा जिस तरह के आवंटन की बाजार उम्मीद या अनुमान करके चल रहा था, वैसा आवंटन देखने को मिला नहीं है। बाजार ऐसा मान के चल रहा था कि शायद 6.25 से 6.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास का आवंटन होगा, लेकिन 6 लाख करोड़ रुपए से कम का आवंटन होता हुआ दिखा है। बाजार सेंस कर रहा था कि 20% की बढ़ोतरी होगी पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले, लेकिन 13% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है, जिस वजह से डिफेंस शेयर भी टूटे हैं। तो डिफेंस टूटा है, उसके साथ साथ जो इंश्योरेंस वाली कंपनियां हैं ये टूटी हैं, लेकिन फिशरीज में
बजट के अनाउंसमेंट के बेसिस पे अच्छी तेजी बनी। जी चलिए, इस बीच जो है इन 2-3 सवाल भी आ रहे हैं और जैसा जिसका जिक्र भी क्या किया गया संदीप जी की तरफ से, डिफेंस सेक्टर को लेकर के आउटलुक क्या है, और अगर अगले 1-1.5 साल के लिए नज़रिया बनाना हो तो जो सेक्टर जिनकी हम देखते हैं कि बजट के आसपास काफ़ी मांग बढ़ जाती है, उसमें फर्टिलाइज़र सेक्टर है। फर्टिलाइज़र सेक्टर पे हमारे पास सवाल भी काफ़ी सारे आ रहे हैं, कोई खास मूवमेंट देखने को नहीं मिल रही है फर्टिलाइज़र शेयरों के अंदर, ऐसी क्या बात है। इसके अलावा भी कुछ एक और कमेंट आए हैं फर्टिलाइज़र को लेकर के, फर्टिलाइज़र स्पेस में क्यों कोई खास नहीं मूवमेंट देखने को मिल रही है और फर्टिलाइज़र सेक्टर में इस समय क्या करना चाहिए, ये कह रहे हैं कप्तान सिंह। तो कप्तान जी का प्रश्न हमने ले लिया है, चलते हैं सीधे जो है अरुण जी के पास। अरुण जी, फर्टिलाइज़र, डिफेंस, इन सब इन शुगर में आज हमने देखा कि एक मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा था। इन 3 सेक्टर में क्या कुछ नज़रिया है आपका? देखिए, जहाँ तक डिफेंस की बात है, एक बड़ी उम्मीद थी कि यहाँ से एलोकेशन बढ़ेगा, इसलिए काफी पोजीशंस भी एफएनओ में बनी थी। अगर आप बीईएल ले लें, एचएल ले लें, सभी में काफी बड़ी पोजीशंस ऑलरेडी बन चुकी थी, इसलिए थोड़ा सेल ऑफ आपको देखने को मिला है। पर ओवरऑल इस सेक्टर पे हमारा रुझान पॉजिटिव है। अगर ऐसे स्टॉक्स आपको नीचे मिलते हैं, सपोज एचएल, बीईएल, ऐसे स्टॉक्स आपको 5 से 8% की और करेक्शन भी देखने को मिलती है, तो वहाँ पे आपको डेफिनेटली ऐसे स्टॉक्स को बाई करना चाहिए। और जहाँ तक फर्टिलाइजर की बात है, फर्टिलाइजर सेक्टर पर भी आउटलुक बुलिश है। एक स्टॉक जो हमने इस ओवरऑल अनाउंसमेंट के बाद बताया था, वो कोरोमंडल का स्टॉक मुझे काफी पसंद आता है, वो आप अपने पोर्टफोलियो में जरूर रख सकते हैं। और तीसरे सेक्टर में, जैसे कि आपने कहा शुगर में मुझे ज्यादा कुछ ऐसा कुछ अनाउंसमेंट में कुछ पॉजिटिव नहीं लगा जिसके आपको पोर्टफोलियो में रहना चाहिए। पर जिस हिसाब से रॉ शुगर के प्राइसेस वर्ल्ड में बढ़े हैं पिछले 5 या 6 दिनों में देखें तो शुगर प्राइस काफी ऊपर आए, इसी वजह से थोड़ा मोमेंटम उन स्टॉक्स में आपको देखने को मिला है। तो ओवरऑल तीनों सेक्टर में अगर पिक करना है तो मुझे लग रहा है डिफेंस और फर्टिलाइजर ये अच्छा कर सकते हैं। डिफेंस पर स्पेशली अगर आपको एचएल में और थोड़ा करेक्शन देखने को मिले तो वो डेफिनेटली आपको बाय करके रखना चाहिए। और फर्टिलाइजर में कोरोमंडल, तो एचएल और कोरोमंडल, इन दोनों स्टॉक्स पर नजर रखें। यहाँ से और अगर गिरावट देखने को मिलती है तो धीरे धीरे स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में बना करें। चलिए, इस बीच जो है बाजार बंद हो चुका है, तो जरा हम चाहेंगे अपने दर्शकों को इसकी जानकारी दे दी जाए। करीब 46 अंक नीचे निफ्टी बंद हुआ है 17,616 पे, 17,353 ये आज का इंट्राडे लो था। और जबकि बाजार बजट भाषण के दौरान और बजट के बाद हमने देखा 17,972 का हाई यहाँ पर लगा। लेकिन गिरावट आई किस वजह से, उसको भी हम चाहेंगे कि संदीप 1 मिनट में समेटे, लेकिन उससे पहले अदानी शेयरों का हाल देख लेते हैं। अदानी इंटरप्राइज में हालांकि गिरावट में थोड़ी सी मतलब रिकवरी थोड़ी सी देखने को मिली है, क्लोजिंग के बाद 26-27% टूट करके बंद हुआ है, लेकिन फिर भी अदानी एंटरप्राइजेस का शेयर। इसके अलावा अदानी पोर्ट की बात करें तो यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर करीब 20% की गिरावट है, 492 का स्तर यहाँ पर देखने को मिला है। तो सभी अदानी के शेयरों में आज जो है अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। अदानी पावर 5% के लोअर सर्किट पे बंद हुआ है। बहुत सारे दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं और लगातार लोग कमेंट कर रहे हैं। बहुत संक्षेप में क्या हुआ, क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट में क्या आया, आप अगर फिर से बता सकें, अदानी क्यों टूटा इतनी बुरी तरीके से? वजह आपने बताई दी है, जिस तरह से अदानी ग्रुप के शेयरों की पिटाई हुई है उससे ही पूरा बाजार का सेंटीमेंट बिगड़ता हुआ दिखा है। बजट के अनाउंसमेंट्स के बाद हमने देखा था बाजार काफ़ी ऊपर था, सेंसेक्स में 1100 पॉइंट, बैंक निफ्टी में तो एक समय 1300 पॉइंट की तेजी भी थी, निफ्टी करीब 300 पॉइंट ऊपर ट्रेड करा था। लेकिन जो खबर आई है जिसमें क्रेडिट स्विस, जो कि स्विट्जरलैंड का सबसे बड़ा बैंक है, उन्होंने अदानी समूह के जो बॉन्ड्स हैं उनको गिरवी रखने से मना कर दिया है, कोलैटरल के तौर पे, सिक्योरिटी के तौर पे लेने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद हमने देखा कि अदानी ग्रुप के शेयरों की भारी पिटाई होती हुई दिखी है। दरअसल इनके जो प्राइवेट बैंकिंग क्लाइंट्स हैं, जो ग्राहक है, वो अगर मार्जिन लोन लेना चाहते हैं तो उसे जो इनके पास अदानी के बॉन्ड्स रखे हुए हैं वो सिक्योरिटी के तौर पे नहीं दे सकते हैं। ये जब खबर आई उसके बाद से हमने देखा कि अदानी ग्रुप के शेयरों में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। मसला ये है, बाजार की चिंता ये है, आशंका ये है कि अदानी समूह को लेकर जो छानबीन है, जो जांच है, वो शायद और तीव्र हो सकती है, और भी ज़्यादा कुछ और डेवलपमेंट्स आ सकते हैं। और बाजार इस चीज़ को लेकर भी सहमा हुआ है, डरा हुआ है कि क्या ये कॉन्टेजियन तो नहीं बन जाएगा, क्या कोई बाकी और जो वित्तीय संस्थान हैं वो भी ऐसे कदम उठा सकते हैं, क्योंकि क्रेडिट स्विस ने ये जो लेंडिंग की वैल्यू है इन बॉन्ड्स की उसको जीरो कर दिया है, यानी कि कोई वैल्यू ही नहीं है। अगर ऐसा होता है तो जाहिर सी बात है बॉन्ड्स की वैल्यू जीरो होगी तो उसका फिर शेयरों पे भी इंपैक्ट होता है, और वही हमने हूबहू शेयर मार्केट में होते हुए देखा भी है। हूबहू शेयर बाजार में वैसा ही देखने को मिला। और अरुण जी से लगातार हम चर्चा कर रहे हैं और अरुण जी का कहना ये है कि अगर आपके पास अदानी ग्रुप के शेयर हैं और ख़ास तौर से जो बड़ी जो कंपनियां हैं, 3-4 बड़ी जो कंपनियां हैं, उनमें जो है अगर आपका निवेश है तो अभी फ़िलहाल के लिए अपना नुकसान आप बुक कर लें। और नीचे जाएगा, कितना नीचे जाएगा पता नहीं है, इसलिए जब बाद में कुछ और रिपोर्ट्स आती हैं, कुछ ऐसा कुछ माहौल बनता है कि दोबारा एंट्री करनी चाहिए तो आप एंट्री कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए अपने नुकसान को बुक कर लें, क्योंकि ये नहीं पता है कि बाज़ार में अभी और कितनी गिरावट देखने को
मिलेगी। यहाँ पर और इस बजट को लेकर के अगर हम देखें तो कौन से सेक्टर्स आपको अच्छे लग रहे हैं, और बजट के बाद अगर हमको एक पोर्टफोलियो बनाना हो अरुण जी, तो वो पोर्टफोलियो किस तरीके का होगा? कौन से सेक्टर को आप पूरी तरीके से अवॉइड करेंगे 2023 के लिए, खासतौर से बजट के बाद, और कौन से सेक्टर ऐसे हैं जो आपको लग रहा है कि यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ अब ज़्यादा दिखाई दे रही हैं, यहाँ पर फोकस सरकार का बढ़ रहा है? देखिए विपुल जी, 5 सेक्टर हैं जो डेफिनेटली हमने चुने हैं। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर है, और सेकंड है कंजम्पशन सेक्टर, और थर्ड मैंने चुना आईटी, फार्मा और बैंक। ये 5 सेक्टर मुझे लग रहा है काफी अच्छा कर सकते हैं। नो डाउट बैंकिंग में थोड़ा प्रेशर है, जिस हिसाब से अदानी की जो न्यूज चल रही है इस वजह से प्रेशर है, और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है आपको अपने पोर्टफोलियो में रखने के लिए। तो 5 सेक्टर में जो अगर आप फार्मा की बात करें, मुझे लग रहा है सन फार्मा में काफी अच्छा आपका बेट होना चाहिए। जहां तक कंजम्पशन की बात है, हैवेल्स और ब्रिटानिया, ये दोनोच स्टॉक हमने आज भी रिकमेंड किए हैं। दोनों स्टॉक में ज्यादा गिरावट भी आपके सत्र में नहीं दिखाई, तो वो भी आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। बैंक में मैंने ऑलरेडी कहा आपको एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कोटक और कैनरा बैंक, ये चारों स्टॉक्स पे आपकी नजर होनी चाहिए। तो ये चारों 500 सेक्टर मुझे लगा काफी अच्छा कर रहे हैं। निफ्टी आईटी में टीसीएस, इंफोसिस, इवन अगर आप मिड कैप में देखें तो एम्फोसिस जैसा स्टॉक वो भी मुझे काफी अच्छा नजर आ रहा है। तो 500 सेक्टर का आपका रुझान होना चाहिए। जहां तक सीमेंट की बात है, सीमेंट भी मुझे लग रहा है अच्छा करना चाहिए, जिस हिसाब से कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो उन्होंने बढ़ोतरी की है, 7.5 लाख करोड़ से बढ़ा के 10 लाख करोड़ कर दिया है। ऑलमोस्ट 33% का उन्होंने ज्यादा बड़ा अनाउंसमेंट किया है। तो हो सकता है सीमेंट में भी आपको नीचे की तरफ से अच्छी बाइंग देखने को मिले। वैसे तो एसीसी अंबुजा में करेक्शन आ चुका है, पर चूंकि प्याज को काफी बड़ा चल रहा है, इसलिए फिलहाल थोड़ा और गिरावट का वेट करेंगे। पर ओवरऑल सीमेंट स्टॉक्स का भी रिजल्ट पॉजिटिव है। अल्ट्राटेक को अपने पोर्टफोलियो में बना के चल सकते हैं। तो ये 500 सेक्टर मुझे लग रहा है नेक्स्ट 3 से 6 महीने में काफी अच्छा रुझान आपको दिखा सकते हैं। तो 5 से 6 सेक्टर है। अब लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल, आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे अरुण जी यहाँ पर, कि इस समय बहुत सारे लोग जो है बाजार में अगर निवेश करना हो तो निफ्टी के लिए 1 साल 1.5 साल के लिए टारगेट आप क्या देख रहे हैं? क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं आशंकाएं हैं स्लो डाउन की भी भारत के अंदर, और रिसेशन की बात हो रही है दुनिया भर के अंदर। ऐसे में क्या बाजार में इस समय करंट लेवल्स पे एंट्री करनी चाहिए तो किन लेवल्स पे करनी चाहिए? बहुत लोग कह रहे हैं कि नीचे अभी काफ़ी गिरावट बाकी है, 16,800 टूटा तो और नीचे जाएगा। तो नीचे के क्या स्तर देख रहे हैं 1 साल के लिए बाजार में, और खासतौर से बजट के बाद अगर पैसे लगाने हो तो अभी पैसे लगाएं, या थोड़ा और टूट जाए बाजार उसके बाद पैसे लगाएं? बजट के दिन हमने देखा 40-45 पॉइंट गिर करके बंद हुआ है निफ्टी। देखिए विपुल जी, काफी बेहतरीन आपने क्वेश्चन पूछा है। तीन तरीके से आप निवेश कर सकते हैं। 3 जो लेवल हमको नजर आ रहे हैं निफ्टी में, एक तो है 16,800, जैसा कि आपने कहा 16,800 का जो लेवल है वो काफी क्रूशियल है, क्योंकि अगर 16,800 के नीचे जाता है तो ओवरऑल टेक्निकल चार्ट्स में और ओवरऑल स्ट्रक्चर में थोड़ी डिफरेंस आपको देखने को मिलेगी। 16,800 के नीचे 16,500 के लेवल भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे आप 3 चीजें कर सकते हैं। एक तो आप निफ्टी 20, बैंक 20 और निफ्टी ऑटो 20, ये तीनों 20 अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। तीनों 20 अगर आपको बाई करना है तो एक जो पहला जो आपका जाना चाहिए 17,400, 17,300 के आसपास पहला आपका इंस्टॉलमेंट जाना चाहिए ये तीनों ही सेक्टर में। तो अगर दूसरा इंस्टॉलमेंट जो जाना चाहिए 16,800 के पास जाना चाहिए, 16,500 के पास जाना चाहिए। ये 3 लेवल्स आपको डेफिनेटली नीचे में ध्यान रखते चलना चाहिए, क्योंकि मार्केट में कोई भी चीज इंपॉसिबल नहीं है। अगर 17,400 भी आ सकता है तो 16,800 भी आपको जल्द देखने को मिल सकता है। इसलिए तीनों लेवल्स का जरूर ध्यान रखें। ऊपर में टारगेट कहां तक नजर आ रहा है? देखिए टारगेट 18,000, 18,200 टेक्निकल लेवल्स के हिसाब से ये 2 पहले रेजिस्टेंसेस है। 18,200 निकलेगा है तभी मार्केट ऊपर में नया हाई आपको देखने को मिलेगा। तो ये 5 लेवल्स अगेन मैं रिपीट करता हूँ, 17,400, 16,800, 16,500 नीचे में, और 18,000, 18,200 ऊपर में, उसके ऊपर आपको नया हाई देखने को मिलेगा। तो ऐसी लेवल्स के हिसाब से अपने धीरे धीरे पोर्टफोलियो में बना के चल सकते हैं। कोई डिस्क्लोजर सर आपकी तरफ से? देखिए ऑलरेडी जो स्टॉक्स हमने डिस्कस किए हैं वो डेफिनेटली हमने भी सेम राय अपने क्लाइंट्स को दिए। हो सकता है क्लाइंट्स के पास या हमारे जो इंटरनल क्लाइंट्स है उनके पास पोजीशंस हो, पर मेरी पर्सनल में कोई पोजीशंस नहीं है। अदानी ग्रुप पे अगले डिस्क्लोजर देना चाहूंगा। अदानी ग्रुप में क्योंकि न्यूज चल रही तो नई निवेश की राय नहीं है, इसलिए किसी भी उछाल मिलता है या कहीं भी मिलता है तो एक बार का निकल जाए, क्योंकि मुझे लग रहा है थोड़ी वीकनेस और अदानी ग्रुप में आपको देखने को मिल सकती है। तो अदानी ग्रुप में अभी और वीकनेस देखने को मिल सकती है, आपके पास है तो आप निकल जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सर आपका अरुण जी आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। संदीप जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आज की इस चर्चा में साथ में बने रहने के लिए। लेकिन अपने दर्शकों को बता दें कि जो अरुण जी का मानना है कि 18,000, 18,200 ये स्तर जब ऊपर की स्तर पर जाएगा वहाँ पे आप पैसे लगा सकते हैं, उसके बाद एक नई तेज़ी की शुरुआत होगी। अभी बाजार में जो है चिंताएं जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैं, और यहाँ पर 16,800 पे जाकर के एक बड़ा मजबूत सपोर्ट जो है वो अरुण जी को दिखाई दे रहा है। तो
तो बाजार की बातें हो गई और बजट की बातें भी हो गई और बजट के बाद बाजार में जो तेजी आई और उसके बाद गिरावट हुई, इन तमाम विषयों को हमने समेटा है और इसी तरह की तमाम खास पेशकश बजट को लेकर के आज दिन भर जारी है। आप बने रहिए मनी 9 के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।